हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2। होपफुली लेक्चर नंबर 1 के सब कुछ आप लोगों ने कर लिया होगा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे और उनको अच्छे से मेमोराइज कर लिया होगा। तो चलो अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा काम है लेक्चर नंबर 2 पर फोकस करना। ठीक है, मैं यही मान के चल रहा हूं कि जिस जोश के साथ हम चल रहे हैं उसी जोश के साथ तुम भी चल रहे होगे। ठीक है, आगे टाइम हम लोगों का कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूज्ड टू हो जाओ। आप उसी ताकत के साथ पढ़िए जिस ताकत के साथ आप लोग ने पहली क्लास की थी। आप देखो, पहली क्लास और आज की क्लास की एनर्जी में डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो मैं भी ये चाहता हूं कि आपकी भी पहली क्लास की प्रिपरेशन और आज की क्लास की प्रिपरेशन में भी डिफरेंस ना मिले। आप उसी ताकत के साथ उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और होपफुली हम लोग इतना आगे बढ़ जाएंगे कि सेलेक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज बहुत मेहनत करिए, जी जान लगा के मेहनत करिए और अपने को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलो हम लोग लेक्चर नंबर 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं आज क्या डिस्कस करना है अपने को। लेक्चर नंबर 2 देखो यार, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ओके एक मिनट बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो स्लेटर रूल डिस्कस करेंगे, है ना। स्लेटर रूल से हम लोगों को ये पता चलेगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो देखो स्लेटर रूल क्या है, इसमें क्या बातें हमारे काम की है वो बताता हूं। ठीक है, होता क्या है कि स्लेटर रूल में क्या क्या बातें बताई गई हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो जरा देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, एक इस तरह से एटम बना लिया। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि एटम के चारों ओर बहुत सारे नंबर ऑफ सेल होते हैं, ऐसे। ठीक है, इस सेल को हम लोगों ने कहा n नंबर का सेल। इसको प्यारे बच्चों हम लोगों ने कहा n-1 नंबर का सेल। इस वाले को कह दिया n-2 नंबर का सेल। ठीक है, जैसा आप कह रहे हो इस वाले को कह दिया n-3 नंबर का सेल। इसी तरह से सुमन और भी सेल इसके अंदर बना देता हूं। ये देखो, अब हमें करना क्या है जरा इस बात को समझो। आप सभी बच्चे जानते हैं ये न्यूक्लियस है तो इस पर प्लस चार्ज होगा इस तरह से, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, न्यूक्लियस है, इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब जरा देखो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस अपना पूरा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करता है, और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, +Z। इसी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर चार्ज, या आप कह सकते हो न्यूक्लियर फोर्स। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है प्यारे बच्चों, Z से। अब मेरी बातों को गौर से समझिएगा। ठीक है, देखो जरा यार, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी पूरी ताकत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, इसको कहते हैं Z। जितना हमने कॉन्सेप्ट दिया उसमें से जितना आपने एब्जॉर्ब किया उसको कहते हैं Z स्टार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और बीच में जो उड़ गया उसको कहते हैं शील्डिंग। तो होता क्या है, न्यूक्लियस जितना फोर्स लास्ट इलेक्ट्रॉन पर लगाता है उसको कहते हैं Z स्टार, और बीच में जो शील्ड हो जाता है, रुक जाता है, उसको कहा जाता है रो, मतलब शील्डिंग। शील्डिंग क्या है, जरा देखो एक एक करके सारी बातें समझा रहा हूं। सपोज करो न्यूक्लियस ने 100 चार्ज अप्लाई किया। ठीक है, अब 100 चार्ज न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किया, मगर इस इलेक्ट्रॉन को बेटा चार्ज फील हो रहा है कितना, 80। तो 20 क्या हो गया, किसी के थ्रू रोक लिया गया ना। न्यूक्लियस ने 100 चार्ज अप्लाई किया लास्ट इलेक्ट्रॉन पर, मगर उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को जो फील हो रहा है चार्ज, वो कितना फील हो रहा है, 80। तो 20 क्या हुआ, 20 जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन है उन्होंने चार्ज को रोक लिया, शील्ड कर लिया है। तो बस इसी को कहते हैं शील्डिंग। शील्डिंग क्या है, न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की कैपेसिटी शील्डिंग है। और Z स्टार क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है। Z स्टार जो होता है वो फील चार्ज है, फील एक्चुअल चार्ज बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस है। कितना चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है उसको Z स्टार कहते हैं। जितना न्यूक्लियस ने अप्लाई किया उसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और जो बीच में शील्ड हो गया उसको शील्डिंग कहते हैं। हमने अप्लाई कितना किया, 100 न्यूक्लियस ने अप्लाई किया इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन ने कितना फील किया कि यार हमें तो 80 लग रहा है, 80 लग रहा है।
और बीच में जो उड़ गया वो क्या है, शील्डिंग। इसी चीज को आप अच्छे से लिख दो, 180 प्लस 20। अब इनके सिंबल लिख दो, Z 100 था, ये क्या था Z स्टार, और ये क्या था, क्या, शील्डिंग। तो देखो Z स्टार इक्वल टू आ गया, ये देखो बेटा, बात को समझते जाइएगा। अब देखो सारा खेल Z स्टार का होता है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको फील करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को फील कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को फील कर रहा है तो इसी चार्ज की वजह से बिहेव करता है। इसमें से ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये तो आपको पहले से ही आता है, एटॉमिक नंबर। यदि हमें शील्डिंग पता चल जाए, इसको हम शील्डिंग बोलते हैं। यदि बच्चों हमें शील्डिंग पता चल जाए तो Z स्टार पता चल जाएगा, Z स्टार पता चल जाएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने फोर्स से बाइंड है न्यूक्लियस से। और यदि ज्यादा फोर्स से बाइंड होगा तो आप सभी बच्चे जानते हैं उसको बाहर निकालने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा फोर्स से बाइंड होगा तो वो क्या करेगा, अपनी लेयर को कंट्रैक्ट करेगा, सिंक करेगा साइज को, है ना। तो Z स्टार बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, क्या, केमिस्ट्री को समझने में हेल्प कर रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ट्रेंड को समझने में हेल्प करता है। हम लोग Z स्टार इसलिए पढ़ते हैं, नहीं तो Z स्टार निकालना कहीं नहीं पूछा जाता है, मगर Z स्टार पढ़ते क्यों है, क्योंकि ये हेल्प करता है निकालने में क्वेश्चन को, मतलब थ्योरी को समझाने में हेल्प करता है। तो जरा देखो मैंने पढ़ाया क्या, पहले ये समझो। मैंने कहा न्यूक्लियस जितना चार्ज लगाता है उसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जितना फील करता है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, उन दोनों के बीच में जितना उड़ जाता है, मतलब जितना सील्ड हो जाता है, उसको सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, वो इस तरह से। और ये फार्मूला कैसे बना देख लो, न्यूक्लियस ने 100 लगाया, 80 फील किया, 20 उड़ गया, तो 100 इक्वल टू ये देखो आंसर। ठीक, अब बात आई ये बात निकाली कैसे जाती है, तो जरा देखो निकाला कैसे जाता है, इस बात को समझाता हूं। स्लेटर ने क्या बताया, स्लेटर रूल क्या है और किस तरह से ये बात निकाली जाती है। तो देखो स्लेटर ने क्या बताया, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं S और P ब्लॉक के लिए। हम S और P ब्लॉक का ही पढ़ेंगे। ऐसा क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसी की जरूरत है। ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो पूछा भी नहीं जाएगा, मगर ये हेल्प करता है, तो जितनी हेल्प की हमें जरूरत है हम लोग उतना वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो जरा देखो क्या है, गौर से मेरी बात को समझिएगा। और वैसे तो आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, 2 मिनट में कर लोगे। ये n नंबर सेल है, ये n-1 नंबर सेल है मेरे प्यारे बच्चों, और ये n-2 नंबर सेल है, और ये n-3 नंबर सेल है। ठीक है, तो जरा देखिए शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि कोई n नंबर का सेल है, n-1 का सेल है, n-2, 3, 4 सो ऑन, n नंबर के शील्डिंग क्या होगी, जरा देखो n नंबर की जो शील्डिंग होती है वो 0.35 पर इलेक्ट्रॉन होती है, 0.85 पर इलेक्ट्रॉन होती है, और इसकी 1 पर इलेक्ट्रॉन होती है। इसके बाद जितने भी होते हैं, हो सकता है ये बात अभी आप ना समझ पा रहे हो, मैं अप्लाई करके बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो शील्डिंग इक्वल टू आ गया, कहीं पर भी हमें शील्डिंग निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, जरा देखो n नंबर में सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें एक कम इंटू 0.35 प्लस n-1 नंबर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी सेल में। ये हमारे पास आ गया फार्मूला किसका निकालने का, शील्डिंग निकालने का। इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं तो आप समझ पाओगे कि सर ने जो बात बताई है वो क्या बताई है। ठीक है, और S और P ब्लॉक के लिए बताइए, सिर्फ S और P ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन S और P में है, जिस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पूछी जा रही है यदि वो S और P में है तो ऐसे काउंट करते हैं, और उसी की अपने को जरूरत है, क्योंकि जितना भी ट्रेंड बोला जाता है वो S और P के लिए ही बोला जाता है। तो अब बातों को जरा गौर से समझिएगा, आप जरा ध्यान दो बच्चों। तो शील्डिंग इक्वल टू क्या है, Ne-1। इसका मतलब क्या है, इस बात को थोड़ा सा मैं समझाता हूं, जैसे आप इस बात को समझ पाए कि मैं क्या कह रहा हूं, है ना, डरिए नहीं।
n-1 e। अब जरा देखो यार, इसको अप्लाई करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन पे। देखो किसी बच्चे ने मेरे से कहा कि यार जरा आप ऐसा काम करो सर, सोडियम की सिल्डिंग काउंट करके बताओ। तो जरा देखो सोडियम की सिल्डिंग कैसे काउंट कर देंगे। सोडियम क्या होगा 2 8 1, तो ये लास्ट वाला है, ये n हो गया, ये क्या हुआ n-1 हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ n-2 हो गया, है कि नहीं। तो सबसे बाहर वाले को हम लोगों ने क्या नाम दिया n, उसके बाद n-1, उसके बाद n-2। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिग्मा निकालना है। अब जरा मेरी बात को गौर से समझिए कि इसका हम लोगों को सिल्डिंग कैसे निकालनी है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सिल्डिंग निकालनी है, n नंबर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें एक कम करके लिखो। ये देखो n-1 का मतलब n नंबर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे एक कम। n नंबर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और आपने एक कम भी कर दिया तो कितना हो गया 0, प्लस n-1 नंबर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये दोनों एक ही जैसा लग रहा है, तो हम जरा इसको ऐसे कर देते हैं ना, यहां से ये हटा लो, वो एक ही जैसा लग रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार दोनों में एक ही बात तो लिखी है, डिफरेंस क्या है। ये सेल है n नंबर का सेल, n नंबर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें एक कम। n-1 नंबर के सेल में डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई। n-1 नंबर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। ये n-1 n-2 ये सेल के नंबर है। ये क्या है, n नंबर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें एक कम। आप चाहें तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दूं जैसे दिक्कत ना आए बच्चों को, है ना। n नंबर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक कम करके लिखना है। ये देखो, ये ऐसे करना है। n नंबर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे एक कम इंटू ये n-1 में जितने इलेक्ट्रॉन है इंटू 85, और इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब में 1 का मल्टीप्लाई। अब जरा देखो इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है 2 में 1 का मल्टीप्लाई, तो सिग्मा कितना आ गया, ये तो बच्चों 0 ही हो गया, तो ये क्या हुआ 8। अच्छा यहां पे हम लोगों ने 8.5 का मल्टीप्लाई नहीं किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक। देखिए बच्चों कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, कभी कभी मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मैं पहले से ही सभी बच्चों से सॉरी बोल देता हूं, है ना, कि कैलकुलेशन कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। उसके लिए सभी बच्चों से कह रहा हूं भाई माफ करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मगर हाँ ध्यान रखिएगा जहां कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो जरा देखो यार ये 0 हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो जब मेरे प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए तो 40 की 4 66.8 आ गया, प्लस 2 इक्वल टू क्या हुआ 8.8। फिर से मैं बताता हूं कैसे किया आप लोगों ने, n-1 n-2, यही तो हुआ n-1 n-2। n नंबर में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे एक कम इंटू 0.35, n-1 में जितने इलेक्ट्रॉन हैं इंटू 0.85, n में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक माइनस करके इंटू 0.35, n-1 नंबर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं इंटू 0.85, n-1 के बाद जितने भी सेल हैं सबका सम इंटू 1, क्योंकि बाकी सबके सिल्डिंग सेम है। अब जेड स्टार निकालो, जेड स्टार इक्वल टू क्या होता है जेड, चलो पहली बार है तो पूरा फार्मूला लिख देता हूं, क्या होता है प्यारे बच्चों जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है 11, ये कितना है 8.2, और ये कितना आया 2.2। अब यार सभी बच्चे जरा गौर से देखें कि ये आया क्या है। आप ये कह रहे हो कि यदि मैं सोडियम की बात कर रहा हूं तो सोडियम के न्यूक्लियस ने 11 चार्ज लगाया है लास्ट इलेक्ट्रॉन पर, सोडियम के न्यूक्लियस ने 11 चार्ज लगाया है, मगर बेचारा सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन सिर्फ फील कितना कर रहा है 2.2, सील्डिंग कितनी हो गई 8.8, इतनी ज्यादा सील्डिंग हो जाती है। अब जरा आप बात समझो, तो यदि सील्डिंग ना हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ हो, सील्डिंग देखो कितनी ज्यादा हो जाती है। तो अब जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा, रूल समझ के कैसे निकालना है। एक आध एग्जांपल और दे देता हूं, जरा देख लो जैसे आपको ये बात समझ में आ जाए। देखिए अब हम एग्जांपल ले लेते हैं Mg का। Mg होता है 12, ठीक है ना। अब जरा देखो बच्चों, तो कैसे निकालोगे गौर समझिएगा, इसको पहले वो कर लो, है ना, सभी बच्चे इसको वो करें 2 8 2, ये बच्चों क्या हो गया n, ये क्या हो गया n-1, ये क्या हो गया n-2। अब जरा देखो n में क्या लिखा है, n नंबर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे एक कम,
n नंबर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, उससे एक कम, इंटू 0.35 प्लस n-1 नंबर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, इंटू 0.85 प्लस इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका 1, 2 इंटू 1, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आया? 0.35 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.8, पीछे करके आया हूं, और प्लस 2, तो इसका मतलब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इनको आप ऐड कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चों? ये आ जाएगी 8.8 में ये ऐड कर दिया तो ये आ गया 9, ठीक है ना बच्चों, और 9.15 ये आ गया सिग्मा। तो जेड स्टार कितना आया? डायरेक्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, 12 माइनस 9.15, 12 माइनस 9.15 का मतलब हुआ 2.85, ये देखो आ गया जेड स्टार ऐसे। तो अब जरा देखो, यही बात हम लोगों ने जब किसमें की, यही बात जब mg में की तो वैल्यू कितनी निकल के आई? इतनी। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब शील्डिंग बहुत ज्यादा होती है, 80%, 90% तक होती है, तभी इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल है, नहीं तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ना निकलेगा यदि शील्डिंग ना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ हो जाएगा। इसी वजह से हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, शील्डिंग होती नहीं है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, देखिएगा आप लोग। तो इस बात को जरा मेरी प्यारे बच्चों समझो। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है ना, और स्टार, जेड स्टार क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब हमारे काम की बात क्या है? हमारे काम की दो बातें हैं। पहला काम का है ये फार्मूला, ठीक है, और दूसरे काम की बात है जेड स्टार का ट्रेंड। दूसरे काम की बात क्या है? जेड स्टार का ट्रेंड। मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिए हैं, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे इसको कैसे अप्लाई करना है। इसको कैसे अप्लाई करना है मेरे सारे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। क्या है? सिग्मा इक्वल टू n नंबर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें एक कम करके 0.35, n-1 में जितने इलेक्ट्रॉन है इंटू 0.85, और इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका 1। करते कैसे हैं? 2 एग्जांपल बताए। अब आप अच्छे से ध्यान दो, तो सोडियम का कितना आ रहा है जेड स्टार? 2.2। मैग्नीशियम का जेड स्टार प्यारे बच्चों कितना आ रहा है? 2.85। इसका मतलब सोडियम से मैग्नीशियम की ओर जा रहे हैं तो जेड स्टार बढ़ रहा है। अब अपने दूसरी बहुत काम की बातें वो ये है, इनको जरा आप समझो। पहला पॉइंट देखो, यदि हम पीरियड में चल रहे हैं तो क्या क्या इंक्रीज करता है? जेड स्टार, ठीक है, जेड और सिग्मा, ये तीनों चीजें इंक्रीज करती हैं। इंक्रीजेस along द पीरियड्स। बताओ सारे बच्चों सही लिखा है कि नहीं? अभी आप पीछे करके आओ, चेक कर लो। जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज ही करता है, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो शील्डिंग भी इंक्रीज करती है। चेक करो, सोडियम की शील्डिंग कितनी निकल के आई? 8.8, और मैग्नीशियम की कितनी निकल के आई? 9.18। शील्डिंग इंक्रीज कर रही है। जेड स्टार चेक करो 2.2, जेड स्टार चेक करो 2.85, तो है। तो इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे, अलोंग द पीरियड चलोगे, तो अलोंग द पीरियड तीनों चीजें इंक्रीज करती हैं। क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज बोल लो, और शील्डिंग भी इंक्रीज करती है। अब ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ग्रुप वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चनों में यूज होंगे। अब जरा देखो इस पर, जेड स्टार, जेड और रो। देखो डाउन द ग्रुप ये पहले से दूसरे तक तो इंक्रीज होता है, ग्रुप नंबर 1 to 3 तक। इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, पहले से दूसरे तक इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस, ठीक है, और 3 से लेके 7 तक कांस्टेंट रहता है। आप निकाल के देख लीजिएगा, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होता है, इंक्रीजेस। क्यों? जेड क्या है? जेड एटॉमिक नंबर है ना, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जेड स्टार पहले और दूसरे में इंक्रीज होता है, मतलब जो सोडियम है, जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज्यादा होता है लिथियम का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन सबका बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, डाउन द ग्रुप जेड स्टार इंक्रीज मत कराइएगा, है ना। जेड इंक्रीज करता है, शील्डिंग इंक्रीज होगी। तो अब जरा गौर से दिमाग में एक बात बैठा लो,
जब भी कोई पीरियड वाली प्रॉपर्टी होगी वहां पर हम कहेंगे जेड स्टार से इंक्रीज करता है। और जेड स्टार क्या है? एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, ध्यान रखना। जेड स्टार क्या है? एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स। प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, जेड स्टार क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। क्यों? न्यूक्लियस जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई कर रहा है उसी को तो जेड स्टार नाम दिया है। तो यार इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो जनरेट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है कि नहीं? तो प्लस चार्ज की फील्ड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो एक चार्ज महसूस कर रहा है, एक फोर्स महसूस करेगा। तो जेड स्टार एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। तो अब देखो दिमाग में जो बैठाने वाली बात है प्यारे बच्चों बस इतनी सी है कि जेड स्टार एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। और डाउन द ग्रुप हम कभी भी कोई भी चीज डिस्कस करेंगे तो जेड स्टार से डिस्कस नहीं करेंगे। डाउन द ग्रुप जब भी कोई चीज डिस्कस करोगे तो आप किससे डिस्कस करोगे? नंबर ऑफ सेल से। और नंबर ऑफ सेल डाउन द ग्रुप क्या होते हैं? इंक्रीजेस। तो अब मेरी बातों को गौर से समझ लो कि मैंने क्या कहा है। मैंने एक पॉइंट ये कहा है कि डाउन द ग्रुप हम जब किसी चीज का आंसर लगाएंगे तो ये, और लेफ्ट टू राइट की जब हम बात करेंगे तो ये। तो ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट टू राइट की जब भी हम कोई बात करेंगे, जिस किसी ने कहा लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज क्यों करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कंट्रैक्ट हो जाएगा। डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों करता है? तो वहां जेड स्टार तो ले नहीं सकते क्योंकि जेड स्टार तो कांस्टेंट है। मैथ्स के फॉर्म में पढ़ो, ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक मैथ्स के फॉर्म में पढ़िएगा, बहुत आसान है भाई। जो चीज कांस्टेंट है वो आंसर थोड़ी हो सकती है। तो लेफ्ट टू राइट क्या है? डाउन द ग्रुप तो जेड स्टार कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ सेल। किसी ने कहा डाउन द ग्रुप साइज क्यों बढ़ रहा है? तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट घट क्यों रहा है? क्योंकि जेड स्टार बढ़ रहा है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो श्रिंक ही तो होगा मेरे दोस्त यार, और क्या होने वाला है? तो जरा मैथ के हिसाब से पढ़िएगा, जो कांस्टेंट है वो आंसर थोड़ी हो सकता है। तो हम लोगों ने इतनी देर में एक बात बताई, जेड स्टार क्या है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है वो निकाल के दिखाया। डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहता है, पहले दो को छोड़कर। वो निकाला नहीं, आप निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, जितनी जरूरत थी वो बात हम लोगों ने डिस्कस की। बात मेरी प्यारे बच्चों समझ पा रहे हो? इसका हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी तो मैं 2 मिनट में निपटा लूंगा। आप बस इस बात को समझ लो, लेफ्ट टू राइट तीनों चीजें इंक्रीज करती हैं। जेड स्टार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी, न्यूक्लियर चार्ज भी, शिल्डिंग भी। डाउन द ग्रुप शिल्डिंग इंक्रीज करेगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, मगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले दो में इंक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड में इंक्रीज फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? इतनी बात ध्यान है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे प्यारे बच्चों। शिल्डिंग दोनों। अब एक और पॉइंट, शिल्डिंग जो होती है, शिल्डिंग जो होती है उसी को स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। हो सकता है कहीं कहीं स्क्रीनिंग लिखा हो तो आप सोचोगे सर स्क्रीनिंग क्या है। शिल्डिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शिल्डिंग बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो शिल्डिंग कम होगी। जैसे कोई एनायन बनता चला जा रहा है, जैसे ऑक्सीजन है न्यूट्रल है, अब ऑक्सीजन निगेटिव, किसी ने कहा भाई इसमें शिल्डिंग का ऑर्डर लगाओ। देखो गौर समझिएगा, मैंने कहा इसमें शिल्डिंग का ऑर्डर लगाओ, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, शिल्डिंग बढ़ती चली जाएगी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसमें कितने हैं? 9। इसमें कितने हैं? 10। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे शिल्डिंग बढ़ेगी। किसी भी एटम में, किसी भी एटम में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे शिल्डिंग बढ़ती चली जाएगी। अब किसी भी एटम में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, जैसे किसी ने ये कहा देखो कैल्शियम, कैल्शियम पॉजिटिव, कैल्शियम डबल पॉजिटिव, शिल्डिंग का ऑर्डर लगाओ, तो देखो इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे तो शिल्डिंग कम होती चली जाएगी। ये देखो है कि नहीं? तो ये जो फार्मूला है पीछे जो पढ़ाया गया है ये बड़े काम का है, ये वाला। इस फार्मूले में ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसको देखो, ये दिखेगा तो ये दिखेगा, और ये मैथमेटिकल फॉर्म है, और इसी मैथमेटिक्स से सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा। बस यही इक्वेशन से हम लोग पूरी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने इतनी बात बताई कि स्लेटर ने क्या किया, न्यूक्लियर फोर्स को निकालने का एक तरीका बताया, सिंपल तरीका। और वो सिंपल तरीका क्या है? जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने बताया कि किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से वो आगे बढ़ता है। तो दिमाग में दो बातें बैठा लो कि शिल्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के।
ठीक है। जेड स्टार लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहेगा। जेड स्टार लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहेगा। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहेगा, पहले दो को छोड़कर। शिल्डिंग लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज, डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज। होती किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। होती किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। 2 पॉइंट, क्या शिल्डिंग दोनों तरफ इंक्रीज करती है और शिल्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल है। और जेड स्टार मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे और इन चीजों को अच्छे से करके निकालेंगे और फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात यदि आप समझ गए हो तो, और इस फार्मूले का भी ध्यान रखिएगा किस तरह से निकालना है। ठीक, अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं कि हां इसके बाद क्या है। तो अब हेडिंग आप लोगों ने पढ़ी ली होगी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस होती क्या है, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो जब हम एटॉमिक रेडियस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो बस मेरा इतना मानना है कि दिमाग में बैठा लो, ये मैथ्स है, केमिस्ट्री नहीं है। दिमाग में बैठा लो, हम मैथ्स लगाएंगे, मैथ्स। और मैथ्स क्या लगाना है जरा देखो, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई, रेडियाई नहीं है न्यूक्लियाई है, ठीक है। टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई मतलब क्या है, जैसे देखो 2 एटम हैं ऐसे, अब उन 2 एटम के सक्सेसिव न्यूक्लियाई ये हुए, इनकी डिस्टेंस का आधा एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस की जनरल डेफिनेशन ये है, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या है, ये मैथ्स है, मैथ्स। तुम मैथ्स पे फोकस करो, ठीक है। यदि ये डिस्टेंस कम होगी तो इसका आधा भी कम होगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक रेडियस निकालना एक मैथमेटिकल फॉर्म है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। और मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि 2 सक्सेसिव न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा कर देना है। यदि 2 सक्सेसिव न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस वेरी करेगी तो रेडियस भी वेरी करेगी। तो प्यारे बच्चों, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस 2 सक्सेसिव न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ होता है। एटॉमिक रेडियस 2 सक्सेसिव न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ होता है। बार बार फोकस कर रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप वही पुरानी डिफिनीशन लिए पढ़े हो क्या ये। और ध्यान रखना, ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है, हमें मैथ्स के हिसाब से सोचना है, केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं। कि एटॉमिक रेडियस 2 सक्सेसिव न्यूक्लियस की डिस्टेंस का आधा होता है, ये जनरल डेफिनेशन होती है। अब हम एटॉमिक रेडियस को बॉन्ड के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। कैसे कैसे क्लासिफाई करोगे, अब उधर चलते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टल रेडियस। क्रिस्टल रेडियस क्या होती है जरा देखो, ये 2 क्रिस्टल एक दूसरे से टच करके बनते हैं, आयनिक क्रिस्टल आपने पढ़े हैं ऐसे। अब इनकी रेडियस ये है और इनका आधा क्या होगा, हाफ क्या होगा, ऐसे। तो इसका मतलब क्रिस्टल रेडियस ये आई, इस यदि पूरी डिस्टेंस को हम d कह दें तो ये आ गई 1/2d, है कि नहीं बच्चों, क्रिस्टल रेडियस ऐसे। क्यों, डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन है 2 सक्सेसिव न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, तो कर दिया। अब जब कोवेलेंट रेडियस की बात आती है, देखो हमारे पास टाइम है, हम लोग खूब अच्छे से करेंगे। कोवेलेंट आप बॉन्ड जानते हैं शेयरिंग से बनते हैं। अब जब शेयरिंग से बनेंगे तो यार ऐसा आएगा और इसका आधा करोगे आप ऐसे। तो जो कोवेलेंट रेडियस आएगी, ये क्रिस्टल है, तो जो कोवेलेंट रेडियस आएगी वो क्या होगी, वो भी यही होगी, डिस्टेंस का आधा। डिफिनीशन तो यही है। मगर यहां से एक बात आप सभी बच्चों को निकल कर आ गई होगी कि जो कोवेलेंट रेडियस होगी वो क्रिस्टल रेडियस से कम होगी। क्यों, क्योंकि शेयरिंग हो गई है। ये देखो, क्रिस्टल रेडियस में शेयरिंग नहीं है, कोवेलेंट में शेयरिंग हो गई। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनते हैं तो क्या बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनते हैं तो शेयरिंग से बनते हैं, और शेयरिंग करोगे तो 2 न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और 2 न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो हाफ कम हो गई। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि कोवेलेंट का जो डी है वो कम है और क्रिस्टल का जो डी है वो ज्यादा है ना। जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसका हाफ भी ज्यादा होगा। तो जरा देखो, मैंने आपको पढ़ाया कि एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, 2 सक्सेसिव न्यूक्लियस का हाफ हाफ हाफ। ये देखो, और वो 2 सक्सेसिव न्यूक्लियस का हाफ ज्यादा है या कम, वो उसके बॉन्ड के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह का बॉन्ड बनाया है।
क्रिस्टल रेडियस में क्रिस्टल एक दूसरे को टच करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म बाय सेम एटम, मॉलिक्यूल फॉर्म बाय डिफरेंट एटम। अब जरा देखो, जब मॉलिक्यूल सेम एटम से बनेगा तो क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन या Cl2 ले लो, Cl2 हमारा अच्छा एग्जांपल है इस जगह पे। जैसे बच्चों Cl2, अब Cl2 इस तरह से शेयरिंग करेगा ऐसे। अब इसी तरह से मैंने ले लिया HCl, HCl में हाइड्रोजन ये, Cl ये, इस तरह से शेयरिंग करेंगे। मगर जब ये वाली शेयरिंग होगी तो यहां प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये वाली शेयरिंग होगी तो कोई चार्ज नहीं होगा, 0 0 होगा, है। और यहां पर प्लस माइनस चार्ज आ गया है तो क्या हुआ है, यहां पर प्लस माइनस चार्ज आ गया है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज आने से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डेवलप हो गए। तो गौर से समझना, कोवैलेंट, अब मेरी बात को समझना, कोवैलेंट रेडियस ऑफ, चलो पूरा लिखता हूं, कोवैलेंट रेडियस ऑफ Cl atom in Cl2 molecule is greater than HCl molecule। गौर समझिए क्यों, यदि हम Cl एटम की रेडियस Cl2 में निकालें और उसी Cl एटम की रेडियस किसी मेथड से HCl में निकालें तो HCl में Cl एटम की रेडियस कम आएगी और Cl2 में ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लग गया है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो और कम हो गई होगी, और जब ये डिस्टेंस कम हो जाएगी तो उसका आधा भी कम हो जाएगा। तो इस बात को अब तुम समझ लो कि जो रेडियस ऑफ एटम है वो एक वेरिएबल टर्म है, वो उसकी बॉन्डिंग नेचर पर डिपेंड करती है। इसीलिए मैं कह रहा था ध्यान रखना, ये मैथमेटिक्स है, इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे तो दिक्कत आएगी, मैथ्स के हिसाब से समझो। यदि किसी सिचुएशन की वजह से D कम हुआ तो हाफ भी कम होगा, ठीक है। अब यहां पे पोलैरिटी आई है तो प्लस माइनस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो हाफ भी कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया है तो हाफ भी कम हो गया, ठीक है। हम यहां पर जब Cl की रेडियस निकालेंगे तो अलग आएगी और यहां पर निकालेंगे अलग आएगी, जबकि दोनों ही Cl एटम है। तो Cl2 में ज्यादा आएगी क्योंकि पोलैरिटी नहीं है, HCl में Cl की कम आएगी क्योंकि पोलैरिटी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, क्रिस्टल रेडियस बाई हाफ, कोवैलेंट रेडियस बाई हाफ। कोवैलेंट में शेयरिंग होती है इसलिए कम होगी, क्रिस्टल में शेयरिंग नहीं होती इसलिए ज्यादा होगी। फिर मैंने बताया कोवैलेंट रेडियस दो तरह की हो सकती है, सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम से। सेम एटम से यदि मॉलिक्यूल बना है तो उस जगह पर उसकी रेडियस ज्यादा होगी, और डिफरेंट एटम से बना है तो उसी एटम की रेडियस उसमें कम होगी। ये एक एग्जाम्पल भी दिया, इस बात को आप अच्छे से समझ पाए कि कोवैलेंट रेडियस में क्या बात बताई। अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं, जरा इसको देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है वंडर वाल रेडियस। इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। तो देखो वंडर वाल रेडियस क्या होती है, जैसे हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, तो भाई किसी ने HCl मॉलिक्यूल ऐसे बना लिया, ये H हो गया, ये Cl हो गया, है कि नहीं। अब एक बच्चे ने HCl मॉलिक्यूल और ले लिया, ये H हो गया, ये Cl हो गया। अब यदि हमें वंडर वाल रेडियस निकालनी है तो देखो क्या करते हैं, ये Cl का न्यूक्लियस, ये इस Cl का न्यूक्लियस, इनके बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, ये dv वंडर वाल रेडियस, और इसका आधा कर देते हैं। तो यदि मेरे से कोई पूछता है वंडर वाल रेडियस ऑफ Cl एटम, तो हम क्या निकालेंगे, हम देखेंगे 1/2, मैथ देखना, मैथ बिल्कुल वही लगेगी, dv। वंडर वाल रेडियस निकालते समय उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड था, A और B के बीच में एकदम टच कर रहे थे, कोवैलेंट रेडियस में कोवैलेंट बॉन्ड था। वंडर वाल रेडियस में उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इंट्रैक्शन फोर्स है सिर्फ, ये देखो। और इसी जगह एग्जांपल में यदि आप हैलोजन ले लें, वो सॉरी इनर्ट गैस ले लें, जैसे हीलियम है, तो हीलियम का एक मॉलिक्यूल ये, हीलियम का एक एटम ये, सॉरी, अब ये और ये इनको ले लिया और इसको आधा कर दिया, और ये डिस्टेंस क्या है, dv, ये देखो। तो वंडर वाल रेडियस किन के बीच में निकाली जाती है, वंडर वाल रेडियस जनरली वहां निकाली जाएगी जहां बॉन्ड ना बनाओ।
तो वंडरवाल रेडियस का निकालने का तरीका ये है। इसमें क्या है, एटम टच नहीं कर रहे हैं, दूर है, किसी ना किसी डिस्टेंस पे रहते हैं। तो गौर समझो, क्रिस्टल में टच कर रहे हैं, कोवेलेंट में शेयरिंग हो गई, और वंडरवाल में डिस्टेंस है, वो इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, मगर डिस्टेंस है। तो इससे सब बच्चों को पता चल गया कि वंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा, फिर हमारे पास क्रिस्टल रेडियस, और फिर हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। और ये कौन बता रहा है, मैथ्स बता रही है। इसका मतलब हम सीएल रेडियस निकाले हैं तो सीएल वंडरवाल सबसे बड़ा होगा, सीएल क्रिस्टल होगा, फिर यदि एक ही एटम की रेडियस निकालना है, और फिर सीएल कोवेलेंट होगा, उसी सीएल। ये देखो, यदि हम एक एटम की रेडियस निकालना है मगर वंडरवाल वाले मेथड से निकालना है, उसी को हम क्रिस्टल मेथड से निकालना है, उसी को हम कोवेलेंट वाले रेडियस से निकालना है, तो तीनों में अलग अलग आएगी। सबसे ज्यादा किस में आएगी, वंडरवाल में आएगी, क्योंकि वो इस तरह का प्रोसेस है। फिर किस में आएगी, क्रिस्टल में आएगी, क्योंकि वो इस तरह का प्रोसेस है। फिर किस में आएगी, कोवेलेंट में आएगी, क्योंकि वो इस तरह का प्रोसेस है, शेयरिंग है। तो जरा बच्चों बात को समझिएगा, बात को समझिएगा किस तरह से चीजें चलेंगी। तो 3 रेडियस डिस्कस किए, ठीक है। इन बातों को खूब अच्छे से आप समझ लो, वंडरवाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, कौन बड़ी है, कौन सी छोटी है, और किस तरह से बिहेव करती है। इतनी बात ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं आयनिक रेडियस की। इसी जगह आयनिक रेडियस भी पढ़ा देता हूं, क्योंकि वो सबसे इजी है। देखो, इंडिविजुअल आयन एग्जिस्ट करते हैं, तो आयनिक रेडियस क्या होती है, किसी भी आयन के ऊपर प्लस माइनस चार्ज तो होगा ही, उसके न्यूक्लियस से आउटर सेल तक की डिस्टेंस आयनिक रेडियस है। बस न्यूक्लियस से लेके आउटर सेल तक की डिस्टेंस का डिफरेंस आयनिक रेडियस है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इन गिवन आयन, किसी भी आयन में न्यूक्लियस से आउटर सेल तक की डिस्टेंस आयनिक रेडियस है। आयन क्योंकि इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है, एटम इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता। डाल्टन भाई साहब ने हम लोगों को 1600 कुछ में ही बता दिया था। इस वजह से वहां पर बॉन्ड के बेसिस पे रेडियस निकालनी पड़ती है। आयन की रेडियस हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो बातों को खूब समझ रहे हो ना, समझते चलिएगा जो बातों पे हम फोकस कराएं। अब जरा देखो यार, यहां से अब चालू करते हैं। और एटॉमिक रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यदि कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी होगी। तो जरा देखो, गौर समझना, मेरी बात को अच्छे से समझना। जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं, कोई बच्चा बता सकता है कि यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको कहते हैं? अरे बोलो तो सही, मन में बोलो, घर वालों से बोलो, बोलो। तुम बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा, सुनाई नहीं देगा तो एहसास होगा, एहसास होगा मतलब फीलिंग आएगी, और बस फीलिंग ही तो सब कुछ है यार मेरे दोस्त। जल्दी से बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको कहते हैं? जिसमें क्या हो, ऐसी स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, है कि नहीं दोस्त? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा ना। किसी ने कहा सर कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? अरे भैया अभी तुमको बताया था, आप भूल जाते हो, है ना। सर की बातें जरूर याद रखें। स्क्रीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इलेक्ट्रॉन ही चेंज नहीं होंगे तो स्क्रीनिंग कैसे चेंज होगी, है? तो जरा इस बात को ध्यान रखिए। तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या है? जेड स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जेड के। मैथ्स के हिसाब से पढ़ना है, मैथ्स के हिसाब से पढ़ोगे तो आसानी सीख जाओगे, बहुत इजी है ना। नहीं तो वो कंफ्यूजन रहता है क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मैथ्स के हिसाब से पढ़िए। ये देखो, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जेड स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड से। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका जेड स्टार ज्यादा होगा दोस्त। तो बस देखो, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज 1 ही मिनट में खत्म हो जाएगी। ध्यान दीजिए, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? गौर से देखिए, जेड। जितना ज्यादा जेड होगा रेडियस उतनी ही कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखिएगा इस तरह से। किसके लिए? मगर ये रिलेशन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए लिखा गया है।
क्यों? एटॉमिक नंबर यदि ज्यादा है तो जेड स्टार ज्यादा होगा, और जेड स्टार ज्यादा होगा तो कंट्रैक्शन होगा ना। जेड क्या है? अट्रैक्शन फोर्स जेड स्टार है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से साइज कंट्रैक्ट करेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जब प्यारे बच्चों साइज कंट्रैक्ट करेगा तो साइज कम हो जाएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अपने को कुछ नहीं देखना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अपने को सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि जेड ज्यादा है तो रेडियस कम है, जेड ज्यादा है तो रेडियस कम है। और ये बात तो तुम आंख बंद करके भी देख लेते हो कि जेड किसका ज्यादा है किसका कम है। जेड मींस एटॉमिक नंबर। देखो, किसी ने मेरे से पूछा यार जरा बताना इनकी रेडियस का क्या हाल चाल है। देखो, ऑक्सीजन 2 निगेटिव, ठीक है, क्लोरीन सिंगल निगेटिव, आर्गन, कैल्शियम +1, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2। अब कह रहा है रेडियस निकालो, तो रेडियस का ऑर्डर लगाना है। जरा देखना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं। ऑक्सीजन कितना होता है? 8। अच्छा, ऑक्सीजन की जगह सल्फर करिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लेनी ना, ये देखो सल्फर कितना होता है? 16, 2 आ गए। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 होता है, 2 आ गए, 18 हो गए। 17 होता है, 1 आ गया, 18 हो गया। इसका पहले से 18 होता है। 19 होता है, 1 चला गया, 18 हो गया। 20 होता है, 2 चले गए, 18 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन सब में बराबर है, तो बस रेडियस किसकी ज्यादा होगी? जिसका जेड कम हो। देखो अब जेड सबसे कम किसका है? आप सभी बच्चे जानते हैं। जेड कम देखना तो आपको आता ही है यार मेरे दोस्त, बस ऑर्डर लग गया। सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? सल्फर डबल निगेटिव। तो जब भी कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो कुछ मत करो। कुछ मत करो मतलब कुछ ना करने का थोड़ी कहा गया। कुछ मत करो का मतलब सिंपल सा बस जेड देखो। एटॉमिक नंबर ज्यादा, रेडियस कम। एटॉमिक नंबर ज्यादा, रेडियस कम। और एटॉमिक नंबर की तुम आंख बंद करके भी पकड़ लेते हो। यदि मैं आंख बंद करके भी पूछ दूं ना तुमसे, तो तुम आराम से बता दोगे। इतने टैलेंटेड तो तुम सब लोग हाई हो यार, है कि नहीं? तुम्हारे टैलेंट पे ही तो मुझे विश्वास है। तो चलो देखो, सोडियम +1, नियॉन, इसके बाद कौन आता है? चलो ठीक है, F निगेटिव, O डबल निगेटिव। अब मैंने कहा इनकी रेडियस बताओ, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन तो सेम है। इलेक्ट्रॉन सेम है तो बस आप क्या चेक करोगे? जेड। एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगा। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा इसका है तो रेडियस सबसे कम होगा। ये देखो, ओ ऑर्डर उल्टा लगा दिया है, मैथ गलत हो गई है, तो मैथ सही कर देते हैं। मैंने इसकी पूछी थी +1, F निगेटिव, O डबल निगेटिव, तो क्या आ गया? ये आ गया। एटॉमिक नंबर कम, रेडियस ज्यादा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी तो क्या होगा? रेडियस जो होगी वो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब जरा देखो, रेडियस ऑफ कैटायन। यदि कोई कैटायन है, ये क्या लिखा है? ये बच्चों हमारा क्या है? कैटायन है ना। यदि रेडियस ऑफ कैटायन की बात करते हैं, यदि कोई कैटायन है तो उसकी रेडियस कैसे निकालोगे? इस बात को डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जरा बताना आपसे, यदि मैं पूछता हूं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पॉजिटिव, एल्युमिनियम डबल पॉजिटिव, ऐसे, और प्यारे बच्चों एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव। अब जरा बताना, यहां पे जेड तो कांस्टेंट हो गया ना, आना जाना तो इलेक्ट्रॉन का होता है ना यार मेरे दोस्त, प्रोटॉन थोड़ी आते जाते हैं। एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट हो गया, तो चेंज क्या हो रहा है? शिल्डिंग। शिल्डिंग क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। उसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें, तो जेड स्टार भी चेंज होगा। और शिल्डिंग चेंज होगी तो जेड स्टार क्या होगा? इंक्रीज। तो जरा देखो, कैटायन की बात की जाए तो दो तरह से रेडियस निकालनी है। मेरी बात को गौर सुनिएगा, यदि कैटायन की रेडियस की बात की जा रही है तो मेरे दोस्त कुछ मत करो, इतना देख लो, जितना ज्यादा चार्ज रेडियस उतना कम। चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा रेडियस उतना कम होगा। और जिसको चार्ज ना समझ में आए तो जेड स्टार, जितना ज्यादा जेड स्टार होगा रेडियस कम होगा। और जेड स्टार तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, क्यों? जेड स्टार इक्वल टू होता है ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये जितना कम होगा ये उतना ज्यादा होगा। और जैसे जैसे कैटायन बनना है तो जेड स्टार बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतनी सी बात पर फोकस करना है। गौर से देखिए, यदि कहीं कैटायन की रेडियस की बात करता है तो जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन की रेडियस उतनी कम होगी। इसका मतलब रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? इस पर कितना चार्ज है? 3, इस पर कितना है? 2, इस पर कितना है? 1, इस पर कितना है? 0। तो जितना ज्यादा चार्ज
उतनी कम रेडियस। चार्ज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या 1/z स्टार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। किसी ने कहा यार इन दोनों की रेडियस का ऑर्डर लगा दो, Fe2 पास 2 Fe ट्रिपल पास 2, तो ये क्या होगा, जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम रेडियस, है कि नहीं। तो ये 2 है और ये प्यारे बच्चों 3 है, तो ये आ गया। किसी ने कहा यार जरा इनकी रेडियस का ऑर्डर लगा दो, Mn2 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव, Mn6 पॉजिटिव, Mn7 पॉजिटिव। चार्ज बढ़ता चला जाएगा, रेडियस कम होती चली जाएगी। तो कैटायन की रेडियस क्या है, कैटायन की रेडियस चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैटायन की रेडियस चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या जेड स्टार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे आ जाओ, रेडियस ऑफ एनायन। एनायन में क्या होता है, एनायन में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, ये देखो ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो क्या है, जेड यहां पर भी कांस्टेंट है, ये देखो प्यारे दोस्त। अब सिग्मा कितना है, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 9 है, यहां 10 है, तो सिग्मा बढ़ता चला जाएगा। तो जेड स्टार क्या होगा, जेड स्टार ये होता है, ये कांस्टेंट है और ये इंक्रीज हो रहा है। किसी ने कहा सर ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या होगा, डिक्रीज है, और ये डिक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो रेडियस ऑफ एनायन। प्यारे बच्चों गौर समझिएगा, रेडियस ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा रेडियस होगी, चार्ज ऑफ एनायन। या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/z स्टार, जितना कम जेड स्टार होगा उतनी ज्यादा रेडियस होगी। तो वो चीज ज्यादा ध्यान रखो जो विजुअल है, जैसे चार्ज ऑफ एनायन दिखता है, जेड स्टार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जेड स्टार पर फोकस ना करके चार्ज ऑफ एनायन पे फोकस करो। चार्ज ऑफ एनायन ज्यादा तो रेडियस ज्यादा। ये देखो किसी ने मेरे से पूछा कि यार बताओ जरा इनमें रेडियस किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, ये देखो, ये देखो चार्ज बढ़ता चला जाए रेडियस बढ़ती चली जाएगी, ये देखो। इसी के बेसिस पे हम लोग एक बात लगा देते हैं क्या, कि कैटायन जो होता है सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है उसका न्यूट्रल एटम, और उससे बड़ा होता है उसका एनायन। ये देखो जैसे किसी ने मेरे से पूछा H प्लस H निगेटिव में ऑर्डर बताओ, तो हम क्या करेंगे, ये कैटायन है तो सबसे छोटा होगा, ये न्यूट्रल है और ये एनायन है, ऐसे ऑर्डर लगा देंगे। तो एक ऑर्डर ये भी निकल के आ गया, ये देखो। तो पूरी बात समझ में आई, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाया जरा देखो अच्छे से ध्यान दो। यहां से वंडरवाल रेडियस के बाद हमने कहा यदि कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की रेडियस की बात की जाए तो बस इतनी सी बात याद रखना, जितना ज्यादा जेड उतनी कम रेडियस। एटॉमिक नंबर तो देख के बता दोगे, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो रेडियस कम है। यदि कैटायन की बात की जाए तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम रेडियस, कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनायन की बात की जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा रेडियस, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। और कैटायन एनायन और न्यूट्रल के बीच में भी ऑर्डर बता दिया। अब देखो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होगा अभी तक ये डिस्कस नहीं किया है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है ना, इस बात का डिस्कशन नहीं किया है कि लेफ्ट टू राइट कैसे चलेगी, डाउन द ग्रुप कैसे चलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक टेबल में रेडियस का क्या ट्रेंड होगा, इस बात को आप अच्छे से फोकस करिए। तो इस बात को अच्छे से फोकस कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा गौर से समझिए। देखो पहला टर्म along the period, ध्यान रखिए कि along the period क्या है। along the period हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, जेड स्टार इंक्रीज करता है, तो आप समझ ही गए होगे क्या होगा। तो हम लोग बोलते हैं, और ये बात आप जानते हो, इसमें मैं लिखूं या ना लिखूं ऐसी कोई बात नहीं है। along the period size of atoms increases, है ना।
देखो ये जितने भी पीरियोडिक टेबल में स्टेटमेंट है ये सब जनरल स्टेटमेंट है, ये सब यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह फिट नहीं बैठेंगे, तो गौर समझना। अलोंग द पीरियड साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, ये बात लिखिए, ये कहां कहां काम नहीं करेगी इस बात को जरा बताता हूं। अब ये वाले जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। एक्सेप्ट नंबर 1, ध्यान दो, देखो पूरी पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर ये चलता है, सबसे पहले होते हैं इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट एलिमेंट पर ये नहीं लगता है, फिर उसके बाद आता है फर्स्ट ग्रुप, उसके बाद आता है सेकंड ग्रुप। अब ये क्या है, बिल्कुल चलता चला जाएगा। सबसे लास्ट में सबसे छोटा कौन है, 17 ग्रुप। तो जैसा स्टेटमेंट लिखा है उसके हिसाब से सबसे पीछे कौन होना चाहिए था, इनर्ट, मगर वो सबसे आगे है। अब उसका रीजन क्या है, तो उसके रीजन को जरा समझो। मैंने आपको बताया था कि मैथ के हिसाब से चलना है, तो इनर्ट एलिमेंट बॉन्ड तो बनाते नहीं है, तो इनके पास क्या होती है, ड्यू टू वंडरवाल रेडियस, इनके पास वंडरवाल रेडियस होती है, और वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ी होती है। बाकी सबके पास कौन सी रेडियस है, या तो मेटल है तो मेटालिक रेडियस है, कोवेलेंट है तो नॉन मेटल है तो कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है। मगर जो इनर्ट एलिमेंट होते हैं वो किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाते, तो वंडरवाल रेडियस होगी, और वंडरवाल रेडियस में टच तो करते नहीं है, तो रेडियस ज्यादा आती है। रियलिटी में बेचारे छोटे होंगे, मगर मैथ्स का जो तरीका है निकालने का उसके हिसाब से सबसे बड़े हैं। रियलिटी हमें कहां पता है, हम तो जो तरीके हैं हमारे पास, जो मेथड्स हैं उन्हीं से काम कर रहे हैं ना, तो मैथ्स के मेथड के हिसाब से सबसे बड़ा ये है। तो देखो हम स्टेटमेंट तो ऐसा पास करते हैं कि अलोंग द पीरियड साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, सॉरी ओफो, ध्यान दीजिए इतनी देर से गलत लिखा है, किसी बच्चे ने बताया नहीं, वो तो मेरी नजर पड़ गई, ठीक है, डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड साइज ऑफ एलिमेंट या साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि जेड स्टार इंक्रीज कर रहा है, जेड स्टार इंक्रीज करेगा तो सब कंट्रैक्ट होंगे ना, तो अलोंग द पीरियड एटम की रेडियस डिक्रीज करती है, उसके हिसाब से इनर्ट एलिमेंट सबसे छोटे होने चाहिए, मगर आप चेक कर लो इनर्ट एलिमेंट सबसे बड़े हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास वंडरवाल रेडियस है। तो एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 1। अब जरा देखो दूसरा, कहां कहां पर ये दिक्कत आएगी आपको, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 पे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखो मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है, मैंने कहा अरेंज साइज, और कुछ इस तरह से दे दिया, एक सोडियम लिख दिया, ठीक है, एक हम लोगों ने जाके एल्युमिनियम लिख दिया, एक सल्फर लिख दिया, एक क्लोरीन लिख दिया, एक आर्गन लिख दिया। अब ये क्या है, लेफ्ट टू राइट चेक करो, तो लेफ्ट टू राइट में ये 18 ग्रुप है, इनर्ट है, तो अपने पीरियड में इनर्ट सबसे बड़े होते हैं, फिर सोडियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप है, ये 13 ग्रुप है, और ये बच्चों ऑक्सीजन वाला है 16 ग्रुप है, और ये 17 है, और ये 18 है। 18 मतलब इनर्ट, और इनर्ट सबसे बड़े होते हैं। तो ट्रेंड ऐसे चलेगा, एक पीरियड में किस तरह से अरेंज होंगे। तो ध्यान रखिएगा, वंडरवाल रेडियस अपने पीरियड में सबसे बड़े होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके पास वंडरवाल रेडियस होती है, तो इनर्ट एलिमेंट अपने पीरियड में सबसे बड़े होते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, अलोंग द पीरियड रेडियस डिक्रीज करेगी, मगर कहां नहीं कर रही है, इनर्ट एलिमेंट सबसे बड़े हैं। अब दूसरा पॉइंट बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी बच्चे मेरे हिसाब से गौर से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता खूब है। देखो मैं पहले ऊपर लिखता हूं, एक्सेप्ट नंबर 2। एक्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। एक्सेप्ट नंबर 2 जो है वो डी ब्लॉक का है। तो डी ब्लॉक में जरा देखो क्या होता है यार, तो डी ब्लॉक में रेडियस के लिए वेरिएबल क्या है, गौर से मेरी बात को समझिएगा। डी ब्लॉक में 2 वेरिएबल होते हैं, एक होता है जेड स्टार। जेड स्टार क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, साइज को डिक्रीज करता है। कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जेड स्टार, डी ब्लॉक में 2 वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल होता है जेड स्टार। जेड स्टार का काम क्या है, जेड स्टार एक अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स होगा तो साइज को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। दूसरा वेरिएबल जो यहां पे होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन।
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसको आप लोग चाहें तो ऐसे ऐसे लिख लें। ये वेरिएबल क्या है? ये एक रिपल्सन फोर्स है। और प्यारे बच्चों जरा समझिएगा, रिपल्सन फोर्स जो होगा वो साइज को क्या करेगा? वो साइज को इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो रिपल कर रहा है, रिपल करने से साइज बढ़ेगा। तो डी ब्लॉक में दो वेरिएबल चलते हैं जिनका डोमिनेशन होता है टाइम टू टाइम। अट्रैक्शन फोर्स जो साइज को कंट्रैक्ट कर रहा है, रिपल्सन फोर्स जो साइज को इंक्रीज करा रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है? जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, आप ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हो ना डी में, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भैया ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने क्यों देगा? वहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं आया। दोनों के बीच में सेमी चार्ज तो है, -1 -1। स्पिन उल्टी है, तो स्पिन कोई चार्ज थोड़ी होता है, वो तो मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो यार चार्ज तो सबके ऊपर सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी आएगा। तो डी ब्लॉक में दो वेरिएबल होते हैं, जेड स्टार और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जब जो वेरिएबल डोमिनेट करता है उसी के हिसाब से आंसर आता है। ठीक है, तो जरा देखो अलाउंग द पीरियड डी ब्लॉक में क्या चलता है उसको पढ़ाते हैं, और साथ साथ में कहां कहां क्या बवाल है उसको बताते हैं। गौर से देखो, इतनी बात तो समझिए डी ब्लॉक में क्या है ना। अब डी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यहां पढ़ा दे रहा हूं, तो गौर से मेरी बात को समझिएगा पहले कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि इधर हमारे पास जगह है। देखिए डी ब्लॉक में क्या चलता है, D1 से लेके D3 तक जेड स्टार का डोमिनेशन होता है। और जेड स्टार का यदि डोमिनेशन है, ये डोमिनेशन किसका है? जेड स्टार का डोमिनेशन है, तो बच्चों साइज क्या होगा? जेड स्टार क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स है तो साइज को क्या करेगा? डिक्रीज। इसका मतलब D1 क्या है? ये D1, D2, D3 का साइज डिक्रीज कर रहा है, ऐसे लगभग, ये देखो ऐसे। अब जरा देखो फिर क्या होता है, गौर से मेरी बात को समझिए, लगेगा D9 से लेके D10 तक हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का डोमिनेशन होता है। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का डोमिनेशन है तो साइज क्या होगा? इंक्रीजेस। इसका मतलब Zn और कॉपर में ये होता है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खूब सारे भर जाते हैं। अब आप इस बात को समझो, D4 से लेके D8 तक जेड स्टार और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दोनों एक दूसरे को ओवरकम करते हैं। अब बताओ, जेड स्टार ने जितना साइज बढ़ाया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ने उतना ही साइज कम कर दिया, तो लगभग सेम, मतलब एवरेज साइज, अप्रॉक्स सेम। जरा समझो, D4 से लेके D8 तक क्या होता है? दोनों वेरिएबल एक दूसरे को क्या करते हैं? काउंटर करते हैं। जितना साइज जेड स्टार कम करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उतना ही बढ़ा देता है, तो साइज कैसा हो जाता है? एवरेज। तो यहां से लेके यहां तक साइज लगभग एवरेज रहते हैं, ये देखो। और ये तीन तो बिल्कुल ही बराबर रहते हैं, इनकी वैल्यू तो लगभग क्या बिल्कुल ही बराबर रहती है, ऐसे, ये देखो। तो जरा देखो डी ब्लॉक का ट्रेंड हमेशा ऐसे चलता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को दिख तो रही है ना अच्छे से? ये वाली बात आपको दिख रही है, D1 to D3 जिसका डोमिनेशन है जेड स्टार, जेड स्टार का डोमिनेशन है तो डिक्रीज। तो मैंने क्या पढ़ाया? डी ब्लॉक में दो वेरिएबल है, एक जेड स्टार है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जेड स्टार अट्रैक्शन फोर्स है तो साइज को कम करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्स है तो साइज बढ़ाने का काम करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने लगेगा। तो पहले तीन में जेड स्टार का डोमिनेशन है, जेड स्टार के डोमिनेशन की वजह से क्या होता है? डिक्रीज करता है। फिर लास्ट के दो में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का डोमिनेशन है तो साइज इंक्रीज करता है। बीच में वो दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है। पूरे डी ब्लॉक में यही चलता है। तो कहां कहां पर साइज में प्रॉब्लम है? पहला मैंने कहा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, ये बात एक जर्नल पॉइंट है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है मगर इनर्ट एलिमेंट सबसे बड़े होते हैं, पहला वो बताया। दूसरा मैंने कहा ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, डी ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो स्टेटमेंट है वो एस और पी ब्लॉक के लिए। अब एफ ब्लॉक का भी यहीं पे देखो, एफ ब्लॉक का साइज देखो जरा, along the series
साइज ऑफ एफ ब्लॉक डिक्रीजेस अलोंग द सीरीज। एफ ब्लॉक का साइज भी डिक्रीज करता है, ध्यान रखिएगा। यदि मान लो एफ ब्लॉक में रिलेशन पूछ ले तो आप बता पाओ कि अलोंग द सीरीज एफ ब्लॉक का साइज भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिक्रीज होता है। तो हम लोगों ने अलोंग द सीरीज ट्रेंड को चेक किया। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। ये जनरल स्टेटमेंट है। पहला एक्सेप्ट इनर्ट गैस सबसे बड़े होंगे, ठीक है। दूसरी मैंने बात बताई कि डी ब्लॉक में एप्लीकेबल नहीं है, डी ब्लॉक हमेशा फ्लक्चुएट करता हुआ चलेगा। क्या, पहले 3 डिक्रीज फिर लगभग बराबर फिर इंक्रीज, पहले 3 डिक्रीज फिर लगभग बराबर फिर इंक्रीज, ठीक है ऐसे। और ये तीनों तो एकदम इक्वल होते हैं। इतनी बात समझ गए। रीजन क्या है, वो रीजन भी आपको बता दिए। एफ ब्लॉक थ्रू आउट डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसका मतलब थ्रू आउट जेड स्टार का डोमिनेशन है। इसका मतलब क्या है, जेड स्टार का थ्रू आउट डोमिनेशन है। यदि थ्रू आउट जेड स्टार का डोमिनेशन होगा तो डिक्रीज करता चला जाएगा साइज, है कि नहीं। तो कब किसका डोमिनेशन है बस यही पकड़ना है, मैथ्स के हिसाब से चलना है। हमने मैथ्स लगाई है, 2 वेरिएबल है। अब जो वेरिएबल डोमिनेट करेगा उसके हिसाब से आंसर आएगा। हम कोई केमिस्ट्री थोड़ी लगा रहे हैं, है ना। मैथ्स लगाओगे तो बहुत इजी। भाई पूरे में 2 वेरिएबल थे। जेड स्टार का काम क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, कम करना। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का काम क्या है, रिपल्सन फोर्स है, बढ़ाना। जहां जेड स्टार डोमिनेट करेगा वहां कम हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डोमिनेट करेगा वहां बढ़ जाएगा, जहां दोनों एक दूसरे काउंटर करेंगे बराबर हो जाएगा। अब कहां कौन करेगा ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है कि नहीं। अब बात आती है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, रेडियस का ट्रेंड। तो जरा देखो, डाउन द ग्रुप के लिए हम लोग पढ़ाते हैं कि डाउन द ग्रुप रेडियस का ट्रेंड क्या है, उस बात को डिस्कस करते हैं। तो जरा देखो यार, डाउन द ग्रुप हम लोग यहां पढ़ते हैं पहले इस जगह पे। देखिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बी पार्ट, है ना, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, देखो आप सभी बच्चे जानते हैं जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सेल के। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जेड स्टार कांस्टेंट है, तो यहां जेड स्टार से रिलेट नहीं करोगे, ठीक। रीजन आप जानते ही हो। इसका मतलब क्या लिखोगे, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। नीचे की ओर जाओगे तो रेडियस इंक्रीज करती है। और ये बात मुझे कोई ऐसा पढ़ाने वाली नहीं है, सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि हाँ यार नीचे की ओर जाने पर रेडियस इंक्रीज करती है। कहां पर बच्चों को दिक्कत आने वाली है उस बात को मैं समझाता हूं। इसके भी एक्सेप्ट कहां कहां पे हम लोगों को यह बात को समझना है, एक्सेप्ट कहां कहां पर यह बात नहीं लगेगी। पहला पॉइंट, किस जगह पर यह बात नहीं एप्लीकेबल है, तो गौर से समझना। ये देखो, ये डी की पहली सीरीज है, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। ये डी की दूसरी सीरीज है, इसको बोलते हैं 4D सीरीज। और ये प्यारे बच्चों डी की क्या है, 5D सीरीज। तो जरा ध्यान से समझो, एक्सेप्ट साइज ऑफ 4D सीरीज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू साइज ऑफ 5D सीरीज। 4D सीरीज का साइज 5D सीरीज के साइज के लगभग बराबर होता है। इनका तो डिट्टो बराबर होता है, इनका भी डिट्टो बराबर होता है, इन सबका लगभग बराबर होता है। ये देखो, साइज ऑफ 4D सीरीज साइज ऑफ 4D सीरीज साइज ऑफ 5D सीरीज के लगभग बराबर होता है। अब किसी ने कहा वाई। अब यहां पे बात आती है रीजन की कि ऐसा क्या रीजन है। अब गौर से मेरी बातों को आप समझिएगा कि रीजन क्या है, कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो जरा देखो यार, यहां पे कौन है, एलए लेंथेनम। यहां से यहां के बीच में यदि आप अच्छे से चेक करो तो 14 एलिमेंट का डिफरेंस है। तो ये क्या करते हैं, ये 14 एलिमेंट का डिफरेंस जो है ये कलेक्टिवली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाता है।
यदि हम एक एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.35 मान लें, तो यदि 0.35 को 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत बड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। तो ये 14 एलिमेंट का जब कलेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज इस पर लगता है तो यहां से साइज बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये बराबर आ जाते हैं, मगर कभी भी लेंथेनम y के बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक का कंट्रैक्शन जो है वो यहां से काम करता है, इसी को कहा जाता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। और जबकि ये कुछ नहीं है, ये कोई लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का मतलब क्या है? साइंस की लैंग्वेज में मत जाओ। इनका कहना है कि लेंथेनाइट के एलिमेंट के थ्रू किया गया श्रिंक कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट के एलिमेंट क्या है, वो क्यों श्रिंक कर देंगे? तो उसका रीजन है La से HF के बीच में 14 एलिमेंट है। La से HF के बीच में 14 एलिमेंट है। तो जो 14 एलिमेंट है, तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो वो कलेक्टिवली 14 एलिमेंट का कलेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज इस पर आके गिरता है। भाई 0.5 बढ़ता चला आ रहा है, तो 14 है तो 7 हो गया ना। तो इसके और इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच में तो 7 का डिफरेंस होगा, और जब 7 का डिफरेंस होगा तो ये बहुत ज्यादा क्रंच कर जाएगा, और इतना क्रंच कर जाता है कि ये ऊपर वाले के बराबर हो जाता है। इसी को साइंस की लैंग्वेज में नाम दिया जाता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। नहीं तो ये मैथ्स का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। भाई इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है उससे इसका 0.35 ज्यादा है, इससे इसका 0.35 और ज्यादा है। तो यहां से यहां तक यदि 0.35 ऐड कर दोगे तो जरा देखो 0.35 इंटू 14, कोई बच्चे यार इसको मल्टीप्लाई करके बता दे बस मेरे को जल्दी से। तो 0.7 है ना, और 42, 42, 49, तो शायद आई थिंक ये आ गया। तो इसके और इसके बीच में 4.9 न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस होता है। समझ पाए? क्यों? क्योंकि La से HF तक जाने पर 14 एलिमेंट है ना यार, उसके बीच में। हमको लग रहा है वो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, मगर मेरे प्यारे बच्चों वो एडजेसेंट नहीं है, उनके बीच में 14 का डिफरेंस है। ऐसे आया है। तो ये जो कलेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज है 14 एलिमेंट का, ये जब इस पर लगता जाके तो बहुत तेजी से क्रंच हो जाता है, और बाकी सब पर भी लगेगा। तो क्या होता है, इनके साइज लगभग बराबर हो जाते हैं। ये देखो इनके साइज लगभग बराबर हो जाते हैं, और ये पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखो ऐसे, मगर इस जगह पे इस बात का नोट भी ध्यान रखिएगा, ये नोट है, गलती ना होने पाए, नोट कि लेंथेनम का साइज Y से बहुत बड़ा होता है, जबकि वो 3 यही है। उसका रीजन है कि वो कलेक्टिवली 14 एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज HF पर लगता है, La पे नहीं, क्योंकि वो सब La के बाद है। ये देखो वो सब La के बाद है, La के बाद आ रहा है सीरियम, PT, ND, ये सब। तो इन 14 एलिमेंट का कलेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज फील कौन करेगा? HF। La थोड़ी करेगा, La तो आगे खड़ा है। अब मेरे पीछे 14 लोग हैं और उसके पीछे 15 है, तो यार ये बताओ, हम यहां से वहां तक का धक्का महसूस वो करेगा, पीछे की ओर धक्का लग रहा, आगे की ओर नहीं। हम तो आगे हैं, हमारे आगे कौन है जो हमें पीछे ये धक्का मार सके? ऐसे कोई नहीं, मगर हम ऐसे मारेंगे तो पीछे धक्का लगेगा। तो बस यही हो रहा है। तो ध्यान रखना, लिखा ऐसा होता है बुके में कि 4D सीरीज का साइज 5D सीरीज के साइज के बराबर होता है, इसी को लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। मगर ये 100% ट्रू नहीं है। La का साइज Y से बड़ा होता है, यहां से यहां तक का है। तो ये जनरल स्टेटमेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। तो जरा देखो हम लोगों ने कितनी बात बताई, लेफ्ट टू राइट भी डिस्कस किया, डाउन द ग्रुप भी डिस्कस किया। अब डाउन द ग्रुप में एक ट्रेंड और डिस्कस कर देते हैं। डाउन द ग्रुप में एक जगह और है जहां पर दिक्कत है, वो क्या है? एक्सेप्ट नंबर 2, जहां पर ऐसा नहीं होता है, और वो ये है, ये एल्युमिनियम का साइज जो होता है वो गैलियम से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एक्सेप्शनली, है ना। तो यहां पर भी ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम का साइज गैलियम से थोड़ा सा बड़ा आता है, और ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट होता है, खूब पूछा जाता है कि साइज ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम, पॉइंटों में डिफरेंस आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसा ना हो कि बस तुम जोश में चले जा रहे हो, आंसर लिखते चले जा रहे हो, ऐसे चलता है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये देखो। तो इस तरह से चलेगा।
तो मैंने दो में दो एक्सेप्शनल बताए हैं। पहला कब क्या, तो पूरा देखो एटॉमिक रेडियस पूरी पीरियोडिक टेबल का पढ़ा दिया। डी ब्लॉक में भी पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, एफ ब्लॉक में अब रेडियस पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो मैंने पढ़ाया क्या है, इस बात को जरा ध्यान दीजिए आप लोग। ये देखो मैंने आपको बताया कि एटॉमिक रेडियस को मास की तरह देखो, एटॉमिक रेडियस को मास की तरह देखो। मास क्या है, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई, दो सक्सेसिव न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस का आधा, बस इसको मास लगा लो। अब यदि दो सक्सेसिव न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस ज्यादा तो उनका आधा ज्यादा, मास की तरह देखो। फिर मैंने कहा देखो यार क्रिस्टल कैसे टच करते हैं, कोवेलेंट शेयरिंग होती है, तो कौन सी डिस्टेंस ज्यादा है ये, तो इसका आधा भी ज्यादा होगा, तो मैंने ये बात बता दी। फिर मैंने बताया कोवेलेंट दो तरह के हो सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल से बने हुए, डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने हुए। डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने होंगे तो पोलैरिटी आ जाएगी, चार्ज आ जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये बात लिखी कि जो सेम मॉलिक्यूल से बना होगा उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना होगा उसकी डिस्टेंस कम होगी, सेम एटम। फिर वंडरवाल के बारे में बताया कि यार ये तो टच ही नहीं करते, इसीलिए वंडरवाल रेडियस को क्रिस्टल रेडियस फिर कोवेलेंट रेडियस ऑर्डर आएगा। फिर आपको मैंने बताया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने बताया कि यार क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगी। कैटायन, कैटायन में मैंने बताया जितना ज्यादा चार्ज होगा रेडियस उतनी कम होगी। एनायन में मैंने उल्टा बता दिया, जितना ज्यादा चार्ज होगा रेडियस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब ट्रेंड की बात आई तो हर बच्चा जानता है कि लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज करता है, मगर कहां कहां नहीं करता ये याद रखना ज्यादा जरूरी है। तो एक इनर्ट एलिमेंट होते हैं वो अपने ग्रुप में सबसे बड़े होते हैं, उनका रीजन क्या है, क्योंकि उनकी वंडरवाल रेडियस होती है। फिर मैंने बताया डी ब्लॉक का, ये खाली है। फिर मैंने बताया डी ब्लॉक का कि डी ब्लॉक का साइज ऐसे चलता है, डी ब्लॉक में दो वेरिएबल होते हैं, जेड स्टार और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जेड स्टार का डोमिनेशन पहले 3 में होता है और लास्ट के 2 में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का, बाकी एक दूसरे को ओवरकम करते हैं। फिर डाउन द ग्रुप की बात आई, डाउन द ग्रुप आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो जल्दी से क्वेश्चनों पे आते हैं। अब जरा देखो यार क्या पूछा जा रहा है, द स्पीसीज AR K पॉजिटिव C2 पॉजिटिव, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे ये ऐसे लिखा होगा, है ना। अब जरा देखो क्या पूछ रहा है, कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या पूछना चाहता है, अब जो भी कुछ पूछना चाहता होगा आप 2 मिनट में निकाल दोगे, क्यों, क्योंकि आप में बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है, आप सब कुछ जानते हो। अब पूछ क्या रहा है, रेडियस का ऑर्डर बताओ, तो यार क्या करना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में रेडियस जो होती है एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक नंबर ज्यादा रेडियस कम, एटॉमिक नंबर देख लो, कैल्शियम का सबसे ज्यादा होता है तो सबसे कम रेडियस, फिर पोटेशियम का होता है, फिर आर्गन का होता है। ऐसा ऑर्डर कहां लिखा है, ये लिखा है, बस आंसर हो गया। अगले पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस करेक्टली रिप्रेजेंट, इसमें से कलेक्टरी रिप्रेजेंट कौन है। हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन सही कर देता हूं, पेपर में ही गलत है। अब इनमें से कौन सही है तो निकाल लो यार। ये क्या है, आप जानते हैं कैटायन तो सबसे छोटा होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि ऑर्डर जो होता है वो ये होता है, कैटायन, कैटायन से बड़ा न्यूट्रल और न्यूट्रल से बड़ा एनायन, तो यहां तो उल्टा लिखा है, गलत हो गया। ये देखो गलत हो गया, क्यों, चार्ज ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगी। कैटायन के बारे में पढ़ाया था ना कि रेडियस ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन का चार्ज ज्यादा तो रेडियस कम, तो यहां तो चार्ज ज्यादा है और रेडियस ज्यादा बता रहा है, तो गलती होगा। अब यहां देखो, यहां पर एनायन में भी क्या पढ़ाया था, एनायन की रेडियस के लिए मैंने ये बताया था कि चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां तो गलत लिखा है, ये भी गलत हो गया। अब ये वाला ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये नहीं जो मैंने लिख के दिया है, क्या, पहले एनायन फिर एटम फिर कैटायन, है ना, इसका ऑप्शन गलत टाइप हो गया। अगले पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। चलो, अमंगेस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो यार आयनिक रेडियस हमारी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, है ना, ये तो गलत हो गया।
यही आंसर हो गया, रॉन्ग चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। प्लस चार्ज बढ़ता जाता है तो रेडियस कम होती चली जाती है। अब वो कह रहे हैं कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, उसमें आप प्लस चार्ज जितना कम होगा रेडियस उतनी ही कम होगी, और जबकि यहां तो उल्टा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं ना। Amongst isoelectronic greater the negative charge on the anion, larger is the ionic radius, ये तो सही है, निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है आयनिक रेडियस उतनी ज्यादा होती है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस एज मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी, सही बात है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस एज वन मूव अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियस वो कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यार सेकंड पीरियड में तो क्या होगी, डिक्रीज, तो बात तो सही कह रहा है, मगर अभी मैंने आपको बताया था इनर्ट की ज्यादा होती है ना, तो इनर्ट को तो लिखना चाहिए, तो ये थोड़ा गलत हो गया, तो पहला सही है। अब ये देख लो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमॉन्ग द फॉलोइंग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो यार आप सभी लोग जानते हो रेडियस का क्या करोगे, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड। अब जेड तो आप सारे बच्चे निकाल लोगे ना यार, किसका किसका कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20, पोटेशियम का 19, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17। अब देख लो यार एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सबसे कम क्या होगा, जितना ज्यादा जेड उतनी रेडियस कम, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, यही आंसर है। बात तो समझ रहे हो ना यार कैसे सॉल्व कर रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है यार, तुम लोग 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, बस मेरे 4-6 पॉइंट याद रख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैटायन है तो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनायन है तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इतनी बात याद रखनी। और ट्रेंड की बात आ जाए तो ट्रेंड के लिए मैंने बताया है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है, सबको पता है, बस ध्यान रखना इनर्ट का ज्यादा होता है। और दूसरी डी ब्लॉक की बात, डाउन द ग्रुप की बात है तो सबको पता है इंक्रीज होता है, किस जगह पे ध्यान रखोगे, एक तो ग्रुप है ना, 4D सीरीज का साइज 5D सीरीज के बराबर होता है, ये याद रखना है, उसमें से भी याद रखना है कि लेंथेनम का बड़ा होगा मगर, ठीक है, और फिर एल्युमिनियम और गैलियम का याद रखना है, बाकी आपसे हो ही जाएंगे, आप टैलेंटेड हो सब लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ फॉलोइंग, फिर वही क्वेश्चन आ गया, 2 बार पूछा गया है इसका मतलब ये क्वेश्चन, तो समझ गए होगे ना। एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है, 18 है, अच्छा हाँ ये गलत है, मैंने इसको टिक कर दिया, पोटेशियम से पहले ये आएगा, ये कहां होगा, और ये वाला सही है ना बच्चों, ये 20 हुआ, ये 19 हुआ, ये 18 हुआ, और ये 16 है, कितना होता है, यहां पर भी गलत है यार, ये भी गलत है, ये सही है, ये 20 हुआ, ये 19 हुआ, ये 18 हुआ, ये 17 हुआ, ये 16 हुआ, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर कम होता जाएगा, रेडियस बढ़ती जाएगी, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस हैं ये सारे, देख लो। नेक्स्ट, आयनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यार कोई भी रेडियस हो, सिंपल सी बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो साइज कम होता है, तो यदि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा रहे हो तो ये बात सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, गलत है ये सब। नेक्स्ट, आयन इतना 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 आइसो इलेक्ट्रॉनिक कर ही लोगे यार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या कह रहा है, एन इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है, द डिक्रीज फ्रॉम, अच्छा रेडियस की बात कर रहा है, कह रहा है ऑक्सीजन डबल निगेटिव से एफ निगेटिव तक जाओगे तो रेडियस इंक्रीज करेगी, बात गलत है, क्यों, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा रेडियस निगेटिव में, तो ये तो गलत हो गया, और ये पार्ट गलत हो गया तो आगे वाले पार्ट पे क्यों जाए, डिक्रीज इन इतना, अच्छा नहीं 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 नहीं, ऊपर वाला सही बोल रहा है यार, वो चार्ज इंक्रीज कह रहा है ना, हाँ गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है। ओ देखो बच्चों, तो ये तो गलत हो गया, अब इसमें क्या है, डिक्रीज इन इतना, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा होता है ये छोटा होगा, देन इंक्रीज इन इतना, ये गलत है मगर, क्यों, क्योंकि सोडियम बड़ा होगा एल्युमिनियम छोटा होगा, बात समझ रहे हो ना, ये बातें मैं कैसे बोल रहा हूं जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे लग रहा है यार ये बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं, समझ ही रहोगे, कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा, एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा, तो
फर्स्ट हाफ तो मैच कर गया, वो कह रहा है कि साइज डिक्रीज कर रहा है, बात सही है ये देखो। सेकंड हाफ में वो कह रहा है साइज इंक्रीज कर रहा है, सोडियम से एल्युमिनियम में जाने पर साइज इंक्रीज कहां करेगा, है कि नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन डबल निगेटिव टू एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, एल्युमिनियम होगा ये, तो ऐसा तो है नहीं, डिक्रीज होना है। ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम इतना तो इतना, ये सही है कि नहीं, क्योंकि साइज का ऑर्डर क्या बनेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो साइज का ऑर्डर ये बनेगा। तो सिग्निफिकेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है इधर से इधर जाने पर। हाँ प्यारे बच्चों, और देखो यार सारे क्वेश्चन करा डालूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे छोटा कौन होगा यार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, बस यही होगा, Mg डबल पॉजिटिव। कैटायन के ऊपर साइज बढ़ता चला जाएगा तो चार्ज बढ़ता चला जाएगा, साइज छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लो लास्ट। इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम, अब जरा देखो ये क्वेश्चन फिर उसने सही बनाया, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, आप सभी बच्चों को पता है साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि हम सब कुछ स्पेयर मान के चलते हैं, और स्पेयर मान के चलते हैं तो क्या लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो साइज डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो पहले तो डिक्रीज करेगा, मगर फिर कौन मिल जाएगा हमको, इनर्ट, और इनर्ट मिल जाएगा तो इनर्ट की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, तो फिर इंक्रीज करने लगेगा, है। तो देखो वाला पॉइंट लग गया जो एक्सेप्ट में पढ़ाया था तुरंत, कि भाई अलोंग द पीरियड क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है तो एटॉमिक वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। मगर ये ट्रू थोड़ी ना है, ये तो 17 तक अप्लीकेबल है, 18 वाला तो सबसे बड़ा होता है अपने पीरियड में, तो पहले डिक्रीज कराओगे और लास्ट वाले का इंक्रीज कर जाएगा। आगे बढ़ो। ओह कितने क्वेश्चन है, देखो एटॉमिक रेडियस से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, 8-9 करा चुका हूं, अभी भी आ रहे हैं, पता नहीं कितने एग्जामों में आया है, मैं तो बस कराता जा रहा हूं। सोडियम आयन इतना इतना इतना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऑर्डर पूछ रहा है तो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो यार। एटॉमिक नंबर किसका किसका क्या होता है, सोडियम 11 है, Mg 12 है, कर लोगे ना यार। तो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर ये आना चाहिए, जितना ज्यादा चार्ज होगा साइज उतना कम होगा। नेक्स्ट कर लोगे ना यार, थैंक यू बच्चों, आ गया। हाँ प्यारे बच्चों, तो अब हम लोगों ने ये टॉपिक खत्म कर लिया है पूरा, कौन सा, एटॉमिक रेडियस और स्लेटर रूल वाला। तो पूरी ताकत के साथ पढ़ते रहिए और इसी चीजों को ध्यान रखिए, जो पढ़ाया है उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैंने 4-5 बातें बताई हैं। स्लेटर रूल में ये बताया कि लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं करेंगे। फिर मैंने बताया कि शिल्डिंग, आप बस इतना ध्यान रखो कि शिल्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शिल्डिंग बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो शिल्डिंग कम होगी। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, तो अब सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। आप अच्छे से इन चीजों को रिवाइज करिएगा और खूब घर में बैठ के पढ़िएगा। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि खूब पढ़िए, अच्छे से रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा और फिर हम लोग मिलकर कुछ नया चैप्टर, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, जी जान लगा के पढ़ें और सिलेक्शन को दें। ओके बाय।